नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम के अंदर। बात करेंगे दोस्तों आज न्यूक्लियर ट्रीटी की, जो 50 साल की थी अमेरिका और रशिया के बीच में। आज 5 फरवरी को वो ख़त्म हो गया और अब दोनों के बीच में इस बात का कोई बंधन नहीं है कि एटम बम का कैसा यूज़ करना है। हालांकि रशिया का ये कहना है कि वो रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर होने के नाते वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेगा और बिल्कुल भी वियर्ड मैनर में बिहेव नहीं करेगा। बांग्लादेश के इलेक्शन से खबर आ रही है कि जहां जमात का ये कहना है कि वो भारत के प्रति नरम रहेगा और हम एक अच्छा सरकार चाहते हैं बांग्लादेश के अंदर, और अगर ये अच्छी सरकार बनती है तो भारत के साथ हम अच्छे रिलेशन रखेंगे। इसके साथ में एक वीडियो बड़ा क्या कहते हैं कि पॉपुलर हो रहा है, जो चीन की सरकार ने इशू किया है। हालांकि ये प्रोपेगेंडा ही हो सकता है कि उनका कहना है कि ये हवा में उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब ये तो सुना ही नहीं कभी ऐसा हो सकता है। और चीन ने एक अंतरिक्ष के अंदर एक युद्धपोत, एक उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका कॉन्सेप्ट जारी किया है। ये एक तिकोना जहाज होगा, 800 फीट लंबा होगा, जो 88 जिसमें कोई पायलट नहीं होगा। 88 फाइटर जेट्स होंगे इसके अंदर और हाइपरसोनिक मिसाइलें ले जा सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स इसको एक वीडियो गेम ही बता रहे हैं, इससे और कुछ नहीं होगा। कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, शायद वो एक स्पेस के अंदर जो वॉर है, या स्टार वार्स जैसे होती थी ना पहले, एक सीरीज आती थी स्टार वार की, ये कुछ उसी किस्म के उसी लाइन पर ये कंप्यूटर जनरेटेड वीडियो है जो जारी किया हुआ है। एक बड़ा जहाज आकाश में उड़ रहा है और अनमैन्ड फाइटर जेट्स छोड़ता है, मिसाइलें दागता है, और चीन का दावा है कि ये हवा और अंतरिक्ष में दुश्मनों पर हमला कर सकेगा। हालांकि इसको विशेषज्ञ जो हैं वो सिर्फ एक अपने आप में एक प्रोपेगेंडा ही बता रहे हैं। इस किस्म की चीज़ें आप वीडियो गेम से काफ़ी हद तक देख सकते हैं, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। हालांकि इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया साउथ हेवनली गेट। साउथ हेवनली गेट यानी कि नान तियान मिन। जी हाँ। तो ये चाइना की एविएशन इंडस्ट्री वो स्पेस एज के अंदर जाके, ये वो कहते हैं हम 20 से 30 साल के अंदर इसको ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। ये साईफाई फिल्मों जैसा है एक्चुअली। मुझे नहीं मालूम कि ये सिर्फ एक वीडियो गेम है, लेकिन उसको चाइना की सरकार इशू कर रही है, ये थोड़ी सी हैरानी वाली बात है यहाँ पर। दूसरी खबर पे आते हैं कि रूस और अमेरिका की जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी 50 सालों की, वो ख़त्म हो गई है। आज 5 फरवरी को 50 साल की ट्रीटी का टाइम ख़त्म हो गया और अब कोई भी किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि वो किसी चीज़ को माने। और ये नॉन स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी थी। जी हाँ, नॉन स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी थी। 5 फरवरी 2026 को ये ख़त्म हो गई। 50 साल पहले दोनों देशों ने जो उनके एटम बम्स हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें, या कोई बॉम्बर जो होता है, उसके ऊपर कोई अब बंदिश नहीं बची किसी की। सारी बंदिशें ये ट्रीटी के ख़त्म होने से अब वो सारी बंदिशें ख़त्म हो गई हैं, और इससे जो एटॉमिक हथियार हैं उसको बनाने की एक नई होड़ शुरू हो सकती है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसे वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा गंभीर खतरा मान रहे हैं। और ये जो न्यू स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी थी, जिसको कि न्यू स्टार्ट कहा जाता है बेसिकली, ये 2000 हालांकि रोकने के लिए 2010 में किया गया था। हालांकि इसका एक पुराना जो 50 साल का जो पूरा इशू था सारा का सारा, वो अपने आप में ये उसी को फॉलो किया था, न्यू स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जिसने। तो अब 50 साल पूरे होने के बाद अल्टीमेटली अब क्या होगा ये पता नहीं। 1969 से अमेरिका और सोवियत संघ ने, बाद में रूस बना, कई दौर की बातचीत की और हथियारों की सीमा पर 1970 के दशक में रोक लगाई गई, लेकिन कम नहीं हुए। 1991 में बड़ी कटौती हुई। जॉर्ज बुश और गोर्बाचेव के समय हजारों हथियार कम हुए। 1993 में और कटौती हुई, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं हुई। 2002 में एक मॉस्को संधि हुई। बुश और पुतिन ने वॉर हेड्स को 1700 से 2200 तक कम करने पर सहमति जताई, लेकिन जांच पड़ताल नहीं हुई। 2009 में बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव ने बात शुरू की और 8 अप्रैल 2010 को प्राग में चेक गणराज्य के अंदर हस्ताक्षर भी हुए।
अमेरिकन सीनेट ने 2010 में मंजूरी दी, रूसी पार्लियामेंट ने 2011 में मंजूरी दी। संधि 2011 से लागू हुई 5 फरवरी को और इसका समय 10 साल था टोटल। और इसे एक बार 5 साल बढ़ाने का प्रावधान भी था, जो 2021 में बाइडेन ने इस्तेमाल किया, 2026 तक बढ़ा दिया। लेकिन अब सारी ट्रीटीज खत्म हो गई, जो 50 साल पुरानी थी वो भी खत्म हो गई और ये जो अभी 10 और 15 साल वाली थी ये भी खत्म हो गई। अब दोनों देश आज़ाद है कि जितने चाहे उतने हथियार बढ़ा सकते हैं। तो रशिया का कहना है कि अब जो एटम बम की जो संख्या जो सीमित करनी थी, अब उससे वो बंधा नहीं है और वो अपनी सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी कदम होगा वो उठाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन है और एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन होने के नाते हम वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं और हम किसी भी जल्दबाजी में नहीं हैं। और हो सकता है अमेरिका और रशिया शायद हो सकता है इस संधि के विस्तार पर, एक्सटेंशन पर फिर से विचार कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। हालांकि दोनों की ओर से अभी कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं आए हैं जो कि क्या कहते हैं कि हथियारों की रेस को आगे बढ़ाएं। और रशिया का कहना है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन है, उसी हिसाब से आगे जाएंगे। तो ये एक किस्म से रीअश्योरिंग है कि हाँ, हम शायद इस ट्रीटी को और 5-10 साल आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश से खबर है और वो ये है कि बांग्लादेश जो है लोकतंत्र की राह पर चल पड़ा है और उसका मैनिफेस्ट आया है और मैनिफेस्ट में 26 मुद्दे हैं। उसमें क्या है कि भारत से जो संबंध सुधारना जो है वो हमारी एक प्रायोरिटी होगी यहाँ पर इंडिया से। उनका कहना है कि इसमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स होंगे, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस है, यूथ एम्पावरमेंट है, सोशल जस्टिस है। एक बड़ा पॉलिसी का रोड मैप है और भारत को लेके चौंकाने वाली बात यह कि वो अपने भारत और बाकी पड़ोसी देशों के साथ जो उनके रिलेशंस हैं उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। अभी फिलहाल तनाव है। तो पीपल्स मैनिफेस्टो में एक सिक्योर और एक ह्यूमन बांग्लादेश का नारा दिया गया है। 26 प्रायोरिटी एरियाज हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोगों के सामने ये मैनिफेस्टो जो था वो जारी किया गया और बताया गया कि हमारे क्या करने के यहाँ पर इरादे हैं। और मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो जो है बेसिकली जो जुलाई का जो रिवोल्ट था पिछले साल वाला, 1.5 साल पहले वाला, उससे प्रभावित भी है। ये कहते हैं कि बिना भेद वाला, इंसाफ वाला और इंसानियत वाला बांग्लादेश बनाना है और जुलाई मूवमेंट की भावना से एक भेदभाव मुक्त, मजबूत और मानवीय बांग्लादेश को हम यहाँ पर बनाएंगे। और काफ़ी चीज़ें कही गई हैं इसके अंदर। मजबूत डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इंफॉर्मेशन की आज़ादी, लॉ एंड ऑर्डर है, अकाउंटेबिलिटी है, नेशनल पार्लियामेंट को मजबूत करना है, स्ट्रक्चर में देश को मजबूत करना है, ह्यूमन राइट्स की बात की है, एक्स्ट्रा जुडिशियल डेथ की बात की है, सभी के लिए सिमिलर सिटीजनशिप के राइट्स की बात की गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये तो पता लगेगा जब सरकार आएगी कि क्या करती है। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत आने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और जीपे और फ़ोनपे के नंबर भी दिए हैं ताकि आप आराम से थोड़ा बहुत डोनेट करके हमारे रिसर्च बेस्ड चैनल को सपोर्ट कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।